नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। उत्तर प्रदेश में आए दिन न कोई बड़ी घटना होती रही है। इन आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है और इस बार हमला किया है बहुजन समाज पार्टी के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव ने। वाराणसी में बसपा सांसद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कानपुर की 2 घटनाओं और गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या ने साबित कर दिया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। यही भाजपा सरकार जब विपक्ष में थी तो सरकार के ऊपर लगातार कानून व्यवस्था के नाम पर जंगल राज का आरोप लगाती थी। कानपुर में संजीत यादव का अपहरण, हत्या और उसके परिजनों से 30 लाख रुपए की वसूली, पुलिस का नाम आना और ये प्रमाणित करता है कि प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण में अपराध और अपराधी फल फूल रहे हैं। बसपा सरकार का जिक्र करते हुए श्याम सिंह यादव ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी या बहन मायावती के शासन में अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए थे और अब तो प्रदेश में अपराधी पुलिस को ही सीधी चुनौती दे रहे हैं। और सभी चीजें स्टैंड स्टिल हैं, अपनी जगह रुकी हुई हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, डिजिटल एक्टिविटी के माध्यम से हो रहा है, जिसके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े कह लीजिए कि वो हिमायती हैं, तो इसको भी क्यों नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर दिए। ये पहली बात। दूसरी चीज टेक्निकल रूप से तो देखो, ये मंदिर बन रहा है और मंदिर पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो मंदिर पे सरकार का पैसा खर्च किया जाए, ये टेक्निकली बहुत गलत। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के वाराणसी परिक्षेत्र की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुधा सिंह वाराणसी में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस कोरोना काल में अपने कार्यों का पूरी शिद्दत से निर्वहन कर रहा है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण वाराणसी की सचिव सुधा सिंह ने बताया कि राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की तरफ से हमने इस साल जो लक्ष्य रखा है वो 4 बिंदुओं पर है। इनमें पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। सुधा सिंह ने बताया कि ये अभियान स्पेशली PCPNDT एक्ट के अंतर्गत होगा। उन्होंने बताया कि समय कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में हम मास गैदरिंग करके उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और वेबिनार के जरिए ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बार जो हमारे सालसा की तरफ से हमारे लिए साल भर का जो हमारा अभियान का बिंदु रखा गया है, मेनली 4 पॉइंट्स पे है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्पेशली इन रेफरेंस टू PCPNDT एक्ट। उसका हमने काफ़ी हद तक, चूँकि इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, हम कहीं भी मास गैदरिंग करके इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम इसका वेबिनार के थ्रू प्रचार प्रसार काफ़ी करने का प्रयास किए हैं। दूसरा अभी जो हमारा चल रहा है, कोविड-19 से बचाव के लिए प्रचार प्रसार का टारगेट रखा गया है। इसी तरह से आगे आने वाले समय में हम विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो चलाई गई है, उसके तहत कैसे कैसे प्रोसीजर अपनाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अभियान चला करके लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें इससे स्कीम से लाभान्वित किया जाए।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के नेतृत्व में दर्जन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज शास्त्री घाट पर प्रदेश में बढ़ती ब्राह्मणों के ऊपर आपराधिक घटनाएं और ब्राह्मणों की हो रही हत्या और कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हुए हवन पूजन किया। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि जिस तरह से योगी शासनकाल में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार किसी द्वेष की भावना से कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आप सब लोग इस बात से एकदम भिज्ञ हैं कि इस समय हिंदुस्तान में कोरोना की जो महामारी है और जिस तरह हर 2 दिन में 1 लाख संख्या बढ़ रही है, लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरह ब्राह्मणों की हत्याएं कराई जा रही हैं, एक महीने में करीब हमें लगता है 250-300 करीब हत्याएं हो रही हैं। सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने में और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या को रोकने में ये सरकार नाकाम रही है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे जो पूजा की है और हवन किया है, उसके पीछे हमारा 2 उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में भगवान इतना सबको बल प्रदान करें कि ब्राह्मणों की हत्याएं रुके और जो कोरोना महामारी का संक्रमण है प्रदेश में और देश में, उसे रोका जाए, क्योंकि सरकारें ना पाठक के निर्देश पर मढ़ुआडीह पुलिस ने एक के बाद एक करके अलग अलग जगह पर हुई 3 हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस ट्रिपल मर्डर में भी सीरियल किलर ने कई अहम सुराग छोड़े हैं, जिनके जरिए मढ़ुआडीह पुलिस ने कत्ल के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। घटना से कुछ देर पहले कातिल का मोबाइल बंद हो जाना, रोज मोबाइल पर बात करना, लेकिन जब कत्ल हुई उस दिन कोई कॉल न होना और ऐसे में घर से फरार हो जाना, तमाम ऐसे अहम सुराग थे जिनकी कड़ियों को पुलिस जोड़ती चली गई और लगभग घटना के 9 महीने बाद ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश हो गया। 5 लाख रुपए को ऐंठने के लिए सीरियल किलर ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। एक के बाद एक 3 हत्या में शामिल कुल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारा काम शेष है, 2 अभियुक्तों की हमको गिरफ्तारी करनी है। ये जटिल प्रकरण है, इसमें उन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने से कुछ इक्का दुक्का जो सवाल रह गए हैं उनका हम जवाब पा लें, फिर हम इस पर विचार करेंगे। फिलहाल ये घटना वर्कआउट हो गई है और अभी हमको जो भी साक्ष्य इसमें मिले हैं, हमारा सारा फोकस उन साक्ष्यों को केस डायरी में प्रॉपरली लगाना ताकि इनको सज़ा मिल सके। एक मुख्य अभियुक्त जो इसमें है उसका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है, उसको जीआरपी में उसके ऊपर चोरी के मुकदमे हैं। अभी हमारी जांच और विवेचना जारी है। जिला जेल में बंद के बंदियों और उनकी बहनें इस बार अपने हाथों से राखी नहीं बांध पाएंगी, बल्कि जेल प्रशासन ने कोरोना संकट को देखते हुए उन बहनों को मायूस न करते हुए उनके लिए अलग व्यवस्था करते हुए जरूरी नोटिस जिला जेल के मुख्य द्वार पर चस्पा कर दिया है, जिसमें लिखा है कि जो बहनें रक्षाबंधन के पर्व पर अपने जेल में बंद भाई को राखी भेजना चाहती है वो 1 अगस्त तक जिला जेल में राखी जमा करा दें। हमारे डीजी साहब ने ये आदेश दिया है कि कोई भी ऐसी बहन जो राखी देना चाह रही है तो उसके भाई तक अवश्य पहुंच जाए। तो इसके लिए व्यवस्था उन्होंने दिया है कि 1 तारीख के शाम 5 बजे तक राखी वो लाएं और यहाँ वो जमा की जाएगी और उसके बंदी को सैनिटाइज करके दे दी जाएगी। वो अपने 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में भाईचारा कमेटी द्वारा गिरजाघर चौराहे पर लोगों को राखी बांधकर भाईचारे का संदेश दिया गया और इस मौके पर पेड़ों में भी राखी बांधकर हरियाली के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। डे के अवसर पर हम लोगों ने एक कलाई में एक नारा बांधा है, फैंसी बैंड बांधा है और सबको मास्क दिया है। दोस्ताना सलामत रहे। 2021 में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी 2021 में मुलाकात होगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग दोस्तों को बांटा है और हम लोग एक संकल्प है 2021 में फैंसी डे बहुत बेहद रूप से बहुत उत्सव के रूप में मनाएंगे। जब दोस्ताना सलामत रहेगा, तब जब आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हम सब अगले साल 2021 में मुलाकात होगी। आज हम लोग जिस तरह
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इस कार्यक्रम को बेहद रूप से प्रचार करे और दोस्तों के अंदर ताना बाना बना रहे, दोस्ताना बना रहे। 2021 में फिर मुलाकात होगी। जो दोस्तों का आपस में भाईचारा मोहब्बत का ये दिन है आता है कि हम लोग सब लोग हिंदू मुसलमान सारे दोस्त मिल रहे हैं एक साथ। आज इसी पे हम लोगों ने कोरोना महामारी को देखते हुए फ्रेंड्स डे पे हम लोगों ने मास्क वितरण किया लोगों को। कलाई में जो धागा, पवित्र धागा होता है, जो काशी के अंदर लोग धागा आके बंधवाते हैं और ये धागा जो है इंसान को जो है सेहत के लिए बड़ा काम करता है। वो धागा हम लोग फ्रेंड्स डे पे बांधा गया। अब बांध के ये ऊपर वाले से प्रार्थना किया कि हमारा देश सही रहे और देश के अंदर जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रहा है वो आने वाले दिन में हम लोग ठीक हो जाएं। और सभी दोस्तों से ये कहा जा रहा है कि आप अपना ख्याल कीजिए, आप सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, ज़्यादातर आप घरों में रहिए, काम हो तो काम करिए बाहर निकल के। यही हम लोगों ने फ्रेंड्स डे पे आज हम लोगों ने लोगों से संकल्प लिया है। जनपद में फैले कोरोना संक्रमण ने जिला न्यायालय और कचहरी क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लिया। कचहरी एरिया में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के चलते जनपद न्यायालय भी कंटेनमेंट जोन में आने के कारण पिछले दिनों से बंद था, जिसे माननीय न्यायालय के आदेश पर बुधवार को सुचारू रूप से खोल दिया गया है। जिला न्यायालय खोलते ही अधिवक्ताओं और वादकारियों की भीड़ फिर से कचहरी परिसर में देखने को मिली। न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग होने के बाद भी किसी को परिसर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि फिर भी अधिवक्ताओं में कोरोना संक्रमण का डर अभी भी बना हुआ है। इस संबंध में अधिवक्ताओं का कहना है कि भले ही कचहरी खुल गई पर अभी भी यहां पर आने वाले सभी लोगों में कोरोना संक्रमण का डर तो बना ही हुआ है। इसीलिए हमें भी ये ध्यान में रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और स्वयं के सुरक्षा के लिए ही सभी कार्य करने चाहिए और जहां तक हो सके ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो न्यायालय ना आए। देखिए, कचहरी लगभग 10-12 दिनों बाद खुली है क्योंकि कंटेनमेंट जोन में ये घोषित था, डिक्लेयर था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो कंटेनमेंट जोन से बाहर आने के बाद दोबारा जो है पुनः न्यायालय में जो है कार्य शुरू हुआ है। देखिए, लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन और जिला न्यायालय की भी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है वो लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है और बाकी सारे कार्य जो है हो रहे हैं। लेकिन अब ये मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि अब आज के समय में वो समय आ गया कि जब हमको अपने कर्तव्य को ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये एक रोग है, एक डिजीज़ है, एक महामारी है। ये ऐसा नहीं है कि इसको आप लॉकअप में बंद कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इस स्थिति में अब ये समय आ गया कि हमको ध्यान रखना है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमको मास्क लगाना है, हमको सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना है या हाथ धुलने का जो है रेगुलर इंटरवल पे ये काम करना है। तो ऐसी स्थितियाँ अब हमको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वाराणसी में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला की मौत होने के बाद मृत महिला के पति को धमकी दी जा रही है। इसी संदर्भ में मृत महिला के परिजन आज पुलिस कप्तान से मिलकर उन्हें पत्रक दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडुआडीह थाना अंतर्गत महेशपुर निवासी पंकज कुमार की गर्भवती पत्नी की मौत मंडुआडीह क्षेत्र के प्राइवेट चिकित्सालय में बीते 8 मई को हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर मौत के लिए लापरवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराकर मृतका का पोस्टमार्टम भी कराया। इस दौरान परिजन अब जब सीएमओ ऑफिस में भी अस्पताल की लापरवाही के बाद शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो वहां भी कहा गया कि अस्पताल को बंद करने का नोटिस देने के साथ ही उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही थाने में भी आश्वासन दिया गया कि उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मृतका के पति पंकज के अनुसार आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। श्री राम नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ पत्नी को? पत्नी को डिलीवरी हुई थी 6 मई को। फिर उसके बाद 2 दिन ठीक ठाक रही। 2 यूनिट ब्लड जो है डॉक्टर साहब के कथा अनुसार हमने ला के दिया। 1 यूनिट ब्लड उन्होंने पहले चढ़ाया और उसके बाद ऑपरेशन करके बच्चा ठीक ठाक हो गया। उसके बाद 2 दिन तक ठीक ठाक रही। उसके बाद तीसरे दिन जो है कि ब्लड को जो बोले कि अचानक से कि वो रखा हुआ है उसको चढ़ा दिया जाए। चढ़ाते समय मात्र 20 मिनट में ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर क्या किया डॉक्टर ने बोला? उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हमने कराया कि भाई पोस्टमार्टम कराया जाए। तो पोस्टमार्टम हाउस भी डॉक्टर साहब मैनेज करने के लिए पहुँचे हुए थे। हमारे विवेचनाधिकारी अजय कुमार यादव, लहरतारा पुलिस चौकी इंचार्ज, उनको बोला गया कि जो है कि वहाँ का वीडियो जो है सीसी फुटेज उसको ले लीजिए अपने अंदर में, लेकिन आज तक नहीं लिए हो। और
दूसरा के जांच जो होता है वो अभी तक नहीं कराया गया। तीसरा 3 और अब बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है। उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस की कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तुशिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या, सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।